हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 4। देखिए यहाँ पर आज हम देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसका वो निर्वहन करती है। तो उन सब बातों को हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग में कहानी दी हुई है और ये कहानी एक दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, तो वहाँ की कहानी है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा किताब में कि नस्ल भेद की घटनाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि वहाँ भी दक्षिण अफ्रीका भी हमारे भारत की तरह एक औपनिवेश रहा था। यानी कि यहाँ पर जो बाहुल्य संख्या जो थी वो काले लोगों की थी, यानी अश्वेत लोगों की थी, और इन पर शासन करने वाले लोग जो थे वो बाहर से आए हुए गोरे लोग थे, यानी अंग्रेज लोग थे, वो श्वेत थे यानी गोरे थे। तो यहाँ गोरे काले का भेद यहाँ पर भी रहा था, यानी कि इनके साथ भी वही समस्याएं थी जो हमारे साथ थी, लेकिन हमारे यहाँ की तुलना में इनके साथ समस्याएं जो थी वो बहुत ज़्यादा जटिल थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कहानी शेयर की गई है। यहाँ का एक शहर है जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग में 11 वर्ष की एक लड़की है जिसका नाम है माया नायडू, और ये माया नायडू अपने माँ के साथ रहती है और माँ के साथ एक बार सफाई काम करने में माँ का हाथ बटा रही थी। तो माँ का हाथ बटाते टाइम पे उसे एक रजिस्टर हाथ में लगा, यानी कि अलमारी में ऐसे अलमीरा में ऐसे एक रजिस्टर उसके हाथ में निकला, और वो रजिस्टर जो था वो स्क्रैप बुक था। स्क्रैप बुक का मतलब ये होता है कि भाई जो कटिंग वगैरह जो अखबार की वगैरह होती है वो हम लगा लेते हैं, यानी कि किसी न्यूज़ की कटिंग वगैरह, किसी न्यूज़ से संबंधित कटिंग वगैरह लगाते हैं कि हाँ भाई ये आर्टिकल छपा, ये आर्टिकल इस अखबार में छपा, तो ऐसे करके स्क्रैप बुक बनता है एक। ठीक है, जानते होंगे टास्क मिलता भी आजकल के जो स्टूडेंट वगैरह जो हैं असाइनमेंट के तौर पर स्कूल वगैरह आज के कल के देते भी हैं बच्चों को कि आपको फलाने टॉपिक पर स्क्रैप बुक तैयार करनी है, फलाने टॉपिक पर स्क्रैप बुक तैयार करनी है, तो बच्चे वही करते हैं, काट काट के उस बुक में पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो स्क्रैप बुक बोली जाती है। तो उसमें स्क्रैप बुक में एक 15 साल का एक लड़का था, उस 15 साल के लड़के की जो है बहुत सारी तस्वीरें भी थी। तो उसने अपनी माँ से पूछा ये कौन है, तो पता चला उसका नाम, लड़के का नाम जो था हेक्टर पीटरसन था। ठीक है, और माँ ने पूछा कि अब ये कहाँ है, माँ से पूछा उसने अब ये कहाँ है, तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि इसे जो है पुलिस ने गोली मार दी, यानी कि ये इसकी हत्या कर दी गई और इसे पुलिस ने गोली मार दी। तो यकायक माया को फिर से एक जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों गोली मारी गई। ठीक है, तो माँ ने फिर उसे समझाया कि बेटा यहाँ पर अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून जो था, ठीक है, यानी रंग भेद कानून से शासित था ये हमारा अफ्रीका जो है। ठीक है, और अफ्रीका में मतलब यहाँ पर जो बाहुल्यता थी, ठीक है, यानी वहाँ के कानून के जो निर्माता थे वो श्वेत लोग थे जो कि अल्प मात्रा में थे, और जिन पर शासन हो रहा था वो अश्वेत लोग थे। वहाँ पर विविधता का अनुमान आप विश्वास से लगा सकते हैं। विविधता इस हद तक थी कि भाई गोरे लोगों के हॉस्पिटल अलग होते थे, गोरे लोगों के जो है स्कूल अलग होते थे, गोरे लोगों के प्लेटफॉर्म अलग होते थे, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म अलग होते थे, गोरे लोगों के बस स्टैंड अलग होते थे, यानी बिल्कुल, यानी कि बहुत ही हद से ज़्यादा जो वहाँ पर विविधता, यानी हद से ज़्यादा भेदभाव होता था वहाँ पर। ठीक है, यानी अपने यहाँ तो फिर भी बहुत थोड़ा मान सकते हैं कि कुछ हद तक राजा महाराजाओं को सहूलियत दे दी गई थी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ लगभग सबको एक ही डंडे से हाँका गया था, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब ये स्थिति थी। इसके अलावा जो अश्वेत लोग हैं, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था यहाँ पर। इनके पास जो जमीन वगैरह है, जमीन वगैरह भी इनके पास सबसे घटिया थी। अच्छी अच्छी जमीनें जो होती थी वो गोरे लोगों ने उन पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, यानी कि ये कुछ कहानियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बार बाद में बात कही गई है कि उस लड़के को, जो लड़का जो था हेक्टर पीटरसन जो लड़का था यहाँ पर, ठीक है, जिसका जिक्र किया गया है हेक्टर पीटरसन का, उसे गोली क्यों मारी गई। तो फिर माँ ने बताया कि भाई दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो में यहाँ पर अश्वेत लोग ही रहते थे। ठीक है, और ये हेक्टर पीटरसन वहीं का निवासी था, वहीं रहने वाला था, और वहाँ के जो श्वेत लोग थे, यानी कि हेक्टर पीटर जो सोवेटो शहर के जो लोग थे, यानी कि वहाँ पर श्वेत लोग भी कुछ मात्रा में रह रहे थे, तो श्वेत लोग वहाँ पर अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, यानी वहाँ पर उनकी भाषा जो थी अफ्रीकांस थी, तो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। तो जिस स्कूल में हेक्टर पीटरसन पढ़ता था, तो उन लोगों ने जोर दिया था कि भाई ये जो भाषा है अफ्रीकांस, जो कि गोरे अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है, यही भाषा जो है ये यहाँ पर ये काले वाले बच्चे भी बोल रहे हैं। लेकिन काले वाले बच्चों की भाषा, उनकी मातृभाषा अलग थी। काले वाले बच्चों की भाषा जो थी वो मातृभाषा जूलू थी। ठीक है, तो वो जूलू भाषा सीखना चाहते थे, लेकिन अफ्रीकांस जो थे, यानी कि जो श्वेत वाले जो थे यहाँ पर ब्रिटिशर्स,
उन्होंने जो है इनका जो कड़ाई से विरोध किया, ऊपर से इन लोगों ने आंदोलन वगैरह किया यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब आंदोलन किया तो फिर 16 जून 1976 को यहाँ पर ये हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई, ठीक है, क्योंकि हेक्टर पीटरसन उसी भीड़ का हिस्सा था जो कि जुलू का समर्थन कर रही थी और अफ्रीकांस भाषा का विरोध कर रही थी। तो ये तो थी अफ्रीका की कहानी जो आपने देखी, ठीक है। यानी कि एक अफ्रीका का एक तो छोटा सा किस्सा आपके सामने शेयर किया गया है। अफ्रीका की ऐसी हजारों कहानियां हैं जिनमें लोगों को बर्बरता के साथ अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। यानी ये तो छोटा सा एक हिस्सा था जो आपके सामने प्रदर्शित हुआ कि भाई ये ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने किया। तो वास्तविकता में अगर हम आज के परिवेश में देखें तो भेदभाव आज के परिवेश में बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ भेदभाव नहीं था, हमारे यहाँ भी भेदभाव था। हमारे यहाँ आपको पता होगा हमारे यहाँ किस तरह से भेदभाव था। हमारे यहाँ आपने देखा होगा हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, ठीक है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में भी अगर देखा जाए तो सबसे निचले दलित, ठीक है, वो अलग बिल्कुल हो जाते थे जिन्हें अछूत की संज्ञा दी गई थी, अनटचेबल, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ भेदभाव नहीं था, हमारे यहाँ भी भेदभाव था। लेकिन बात ये निकल के आती है जब हमने संविधान का निर्माण कर लिया, हमने एक लोकतंत्र की स्थापना देश में कर दी, तो हमने इन भेदभावों से निपटने के लिए क्या क्या प्रावधान किए, किस तरह से इनसे निपटे, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और वर्तमान में हम कौन कौन से जो कार्य कर रहे हैं जो इन भेदभावों को निपटाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब बातें इस अध्याय में हम देखेंगे। तो देखिए चुनिंदा पॉइंट्स पहले आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर शुरुआत में ही ये वाला लिख लेना, ठीक है, ये पूरा पॉइंट ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए एक सवाल आप लोगों में से बार बार उठ रहा है, कुछ बच्चे जो एम लक्ष्मीकांत कवर कर चुके हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि सर हमारे पास नोट्स का बहुत बड़ा बर्डन बनता जा रहा है, हम इतने सारे नोट्स बना के मैंने पढ़ेंगे कैसे। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था पिछले वीडियो में कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको देखिए आपका अगर बेस क्लियर है, यानी मतलब ये पॉलिटी की जो लोग यानी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस की अगर यानी कि आपकी बेसिक अवधारणा आपकी क्लियर है तो आप यहाँ पर नोट्स मत बनाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ तो आप लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाइए। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं यानी आपको पता ही नहीं है राज्य व्यवस्था होती क्या है, कैसे काम करती है, किस तरह से इसका निगमन होता है, तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास मैंने विकल्प दे दिया, मैंने वहाँ पर भी कहा था और यहाँ पर भी। यहाँ पर जो लोग एम लक्ष्मीकांत को नोट्स बना चुके हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, वो लोग यहाँ पर एक बार एनालिसिस कर लें, पढ़ लें, केवल लेक्चर देख लें, उससे उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो आपने यहाँ नोट कर लिया होगा। तो ऐसे करके नस्ल भेद का यहाँ पर एक लंबा संघर्ष चला है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के जो महात्मा गांधी की संज्ञा दी गई है वो नेल्सन मंडेला को दी है। नेल्सन मंडेला यहाँ के एक प्रमुख नेता रहे हैं और रंग भेद के खिलाफ इन्होंने एक लंबा संघर्ष चलाया था, लंबा संघर्ष चलाया था नेल्सन मंडेला ने। तो इसलिए नेल्सन मंडेला को यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता की या फिर महात्मा गांधी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आप किताब वगैरह में पढ़ेंगे आगे चलकर। तो यहाँ सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और एंड में उनके प्रयासों से 1994 में यहाँ पर जो है उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया, यानी हमारे जैसा एक लोकतांत्रिक देश बन गया। हमें तो सफलता जल्दी मिल गई, यानी हम 1947 में बन गए, ठीक है, स्वतंत्र हो गए, इन्हें देर से मिली, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो अब यहाँ पर निकल के आती है भाई, ये तो आपने देख ली दक्षिण अफ्रीका की स्थिति। अब देखिए यहाँ पर इस किताब का उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका से अवगत करवाना क्यों है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और हमारे यहाँ लगभग समानता ही है, यानी हमारे यहाँ भेदभाव और इन सब में लगभग समानता ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस लोगों का फर्क है कि वहाँ पर तो ये था कि भाई जो गोरे लोग थे अश्वेतों से एकदम नफरत करते थे, हमारे यहाँ थोड़ा जो है वर्ण विभेद था। वर्ण विभेद का मतलब ये है कि भाई कुछ लोग तो अंग्रेजों के फेवर में चले गए थे, कुछ लोग अंग्रेजों के फिर भी अप्रिय बने रहे थे, अंग्रेजों के भी अप्रिय थे और अपर कास्ट है उनके भी अप्रिय थे, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर हमारे यहाँ कही गई है अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें तो। अब बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में सरकार के मुख्य कार्यों में मेन चीज है भागीदारी, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर किताब जो लिखने वाले लेखक हैं यहाँ पर इन्होंने इस बात को अपूर्ण छोड़ दिया और यहाँ से एकदम स्टार्टिंग जो की है, यही जो स्टार्टिंग है ना, ये स्टार्टिंग जो आप में से काफी सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कंफ्यूज कर देती है। यहाँ से स्टार्टिंग इन्हें नहीं करनी थी, मैं मानता हूँ इन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से जो की है, यहाँ पर पूरी कुछ भूमिका देते उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करते, लेकिन नहीं की इन्होंने ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक देश में होता क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में क्या क्या आता है। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में पहला आता है भागीदारी, क्योंकि आपने पढ़ा है लोकतंत्र में लोगों की
जो प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं, यानी कि लोग सरकार का जो क्रियान्वयन है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाते हैं। और यहाँ पे लोकतंत्र में कोई भी प्रतिनिधि जो है जन्म सिद्ध अधिकार के सहित नहीं आता है कि भाई हमारा जन्म से अधिकार है, फलानी सीट पर हम विधायक रहेंगे, यानी हमारे पिता विधायक थे हम भी विधायक बनेंगे, चचा हमारे विधायक थे तो हम भी विधायक बनेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी जनता जिसको इलेक्ट करती है वही चुनकर जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। 5 साल मैंने आप 5 साल कितना भी मनमर्जी कर लो, एंड में आना आपको जनता के चरणों में ही है। ठीक है, आप सीधा सीधा फंडा समझ लीजिए, कितना भी बड़ा नेता हो धाराशाही जरूर होना है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जनता जनार्दन सबसे ऊपर है लोकतंत्र में। तो यही लोकतंत्र की अवधारणा में पहला पॉइंट यही आता है, भागीदारी। ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, वो रीजन ये है कि आपने देखा था कि जब हमारे देश में राजतंत्र व्याप्त था तो किस तरह से हमारे अत्याचार किए गए, किस तरह से मनमाने ढंग से सरकारें चलाई गई। लेकिन जब लोकतंत्र की अवधारणा आ गई तो लोकतंत्र में लोगों का तंत्र है यहाँ पर, यानी कि लोग मिलकर आगे आएंगे, लोग अपने देश के लिए अपने खुद के लिए कानूनों का निर्माण करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक सरकार का गठन करवाएंगे वो, यानी अपने प्रतिनिधियों को चुन चुनकर वहां पर भेजेंगे ताकि इनके प्रतिनिधि जो है वो लोगों की तरफ से निर्णय ले सकें। ठीक है, तो ये बातें आप जानते हैं, ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। दूसरी बात यह है, भारत में अगर देखें तो भारत में इनकी अवधि जो होती है प्रतिनिधियों की वो 5 वर्ष की है, यानी एक बार में चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। ठीक है, और 5 वर्ष के दौरान अगर सरकार कोई ऐसा कार्य कर रही है, ऐसा कोई कृत्य दोहरा रही है जिससे कि भाई लोकतंत्र वाकई में खतरे में जाता है, तो भी लोगों के सामने विकल्प होता है। ठीक है, विकल्प ये है कि भाई प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजे खटखटा सकते हैं सरकार के खिलाफ। ठीक है, सरकार के किसी कानून के खिलाफ, जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं भागीदारी में। तो यहां पर अब आप हेडिंग कैसे डालेंगे, यहां पर पहले तो हेडिंग डालेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, ये हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, इसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे भागीदारी। ठीक है, यानी कि चूंकि देखिए यहां पर आपने मतलब ये अपूर्ण लिखा गया है इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं, ऐसे करके हेडिंग डालेंगे। तो पहले आपका ये हो गया भागीदारी। अब भागीदारी में आप पहला पॉइंट नोट करेंगे यहां से कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं और चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। पहला पॉइंट तो भागीदारी में ये हो गया। दूसरी बात यहीं पर सब पॉइंट लिखेंगे कि भारत में ये अवधि जो कितनी है वो 5 वर्ष की है, यानी एक बार चुने जाने के बाद सरकार जो है 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। ये पहले का सब पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, भागीदारी आपने देखी, अब आप देखते हैं भागीदारी के अन्य तरीके, यानी भागीदारी के अन्य तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, अन्य तरीके ये हैं कि भाई विरोध करना, जैसे आपने यहां पर हमने देखा कि कोई सरकार यानी कोई दम्भी सरकार आ जाती है जो अपना मनमानी कर रही हो, एकदम कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, 1975 की इमरजेंसी, 1975 की इमरजेंसी में कांग्रेस ने अपनी तानाशाही तो चला ली लेकिन अगले ही वर्ष सरकार गिर भी गई थी, ये बात आप जानते होंगे अच्छे से। यानी फिर उसके बाद कांग्रेस पे बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। ठीक है, 1975 में उसने तानाशाही के जरिए वहां पर क्या किया, वहां पर उन्होंने जो है इमरजेंसी तो लगा दी थी 1975 में, लेकिन क्या फिर प्रबल विरोध की वजह से उनकी सरकार भी गिर गई थी। तो आप ये हमेशा याद रखना, भारत में तानाशाही कभी किसी की नहीं चलेगी, और जो व्यक्ति यहाँ पर तानाशाही चलाने की कोशिश करता है उसका यहाँ पे पत्ता साफ कर दिया जाता है। यानी कि पत्ता साफ एक जानते होंगे, लोकोक्तियां मुहावरे वगैरह ये सब पढ़े होंगे आपने। ठीक है, इनमें आगे एक लोकल लैंग्वेज में आम भाषा में बोलते हैं तो वही भाषा में बोल रहा हूं, तो बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। पर वो आता नहीं सत्ता में, और इतनी जल्दी सहस आता भी है तो लोग फिर उस पर इतना भरोसा भी नहीं करते हैं। यानी लोग एकदम यानी कि कहते नहीं है, फिर उतारू रहते हैं कि यार कुछ भी करेगा तो हम तुरंत आंदोलन कर देंगे। तो यहाँ पे भागीदारी के कुछ अन्य तरीके में है। भागीदारी के अन्य तरीकों में यहाँ पे बताया गया है कि आंदोलन वगैरह, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई वोट देकर ही अपनी भागीदारी निभाएं, लोग ये भी करते हैं भाई उसके कामों में रुचि लें, यानी हो सकता है कुछ सकारात्मक कार्य हों तो सकारात्मक कार्यों में रुचि भी लें, हो सकता है उसके कुछ नकारात्मक कार्य हों तो नकारात्मक कार्यों की आलोचना करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये नोट कर लेना यहाँ पर। अब देखिए एग्जाम्पल एक दिया गया है कि 2005 में क्या किया, एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, लोगों ने अपना विरोध किया, जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाया। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि भाई सरकार, जब लोगों ने प्रबल विरोध किया तो उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, इन सरकार को अपने बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। ठीक है, और अपना सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि आम जनता के प्रति वो जिम्मेदार है। ठीक है, इन सरकार अपनी तानाशाही नहीं चला सकती, सरकार को ऐसे प्रबल विरोधों के आगे झुकना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखना, सरकार उन्हीं विरोधों के आगे यानी सरकार उन्हीं मुद्दों के आगे झुकती है जो जायज होते हैं, और जो जायज नहीं होते हैं उन मुद्दों के आगे बिल्कुल नहीं झुकती है। यह आपके सामने एक एग्जाम्पल है CAA और NRC वाला।
एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी, ठीक है। यानी कि जो जायज मुद्दे नहीं है इन पर, जिसमें केवल राजनीतिकरण की हवा दी जा रही है, उन मुद्दों पर सरकार 1% भी नहीं झुकती है, ठीक है। ये मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों करंट के मुद्दे हैं, सीए और एनआरसी, ठीक है। तो इन ऐसे मुद्दों पर आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ इनसे इनकार कर दिया कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो इन ऐसे मुद्दों पर सरकार बिल्कुल नहीं झुकेगी। और यानी सरकार, अगर आप कोई व्यक्ति, हमारे देश में प्रचलन क्या चल रहा है मैं बता दूं, एक्चुअली हमारे देश में प्रचलन ये चल रहा है कि भाई लोग अपनी सोचने समझने की क्षमता है वो खो चुके हैं, ठीक है। यानी राजनीतिक पार्टियों ने जो प्रोपेगेंडा चला दिया वो उसी की धारा में बह जाते हैं, यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। और आपने ये देखा भी होगा कि सीए एनआरसी में लोगों को, बहुत सारे लोगों को भ्रमित किया गया, जबकि हकीकत बात यह थी सीए एनआरसी जो है इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ था, ठीक है। उससे पहले लोगों ने फालतू में उसका हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया था, तो आपने इसका विरोध भी देखा था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई भागीदारी में आपने आलोचना करना। अब आलोचना करने के तरीके यहाँ पर काफी सारे तरीके हैं यहाँ पर, यानी ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इन तरीकों में कौन कौन से हैं? धरना है, जुलूस है, हड़ताल है, हस्ताक्षर अभियान है, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें जो होती हैं हमेशा सकारात्मक दृष्टि में होती हैं, कभी कभी ये बहुत उग्र हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, बहुत सारी हड़तालें ऐसी होती हैं, बहुत सारे धरने ऐसे होती हैं, वो उग्र हो जाती हैं। उग्र होने के बाद लाठीचार्ज होता है, गोली चलती है वहां पर, ठीक है, दंगे फसाद हो जाते हैं। तो ऐसे आपके सामने तमाम एग्जाम्पल पड़े हैं, और हर वर्ष आपके देश में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं भी घटित होती हैं कि फलाना जुलूस निकल के जा रहा था, उस पर एक समुदाय विशेष ने पथराव कर दिया, एक दूसरे समुदाय से टकराव हो गया, ठीक है। यहाँ पर किसी एक जात विशेष का जुलूस जा रहा था, दूसरी जात वालों ने वहां पे जो अड़चन लगाई, ऐसे करके वहां पे दंगा फसाद हो गया। तो ये सब समस्याएं आप अपने समाज में देखते हैं, कोई नई समस्याएं नहीं है, ये वही समस्याएं जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो सरकार जो है इन सब से भी इन्हें डील करना पड़ता है सरकार को, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसके अलावा यहाँ पर अपने देश में आप तो भूमिका निभाते ही निभाते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपके यहाँ जो अखबार हैं, पत्रकार हैं, टेलीविजन है, ये भी जनता से जुड़े मुद्दों को सरकारी जिम्मेदारियों में चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बात है, यानी कि फोर्थ पिलर माना जाता है लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ है ये, ठीक है, यानी चौथा स्तंभ कहा जाता है ये। तो इसकी भी भूमिका यहाँ पर अहम महती होती है, यानी कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने देखा होगा, एक कहावत भी सुनी होगी कि झुक जाती है सरकार अखबार के आगे और रुक जाती है तलवार भी अखबार के आगे। हकीकत बात है, अखबार वाकई में अगर हम आज़ादी की लड़ाई देखें अगर हम अपनी स्वतंत्रता से पूर्व जो आज़ादी की लड़ाई हमारी चली थी, तो उस आज़ादी की लड़ाई में पत्राचार एक अहम माध्यम बना था। पत्राचार का मतलब आप समझ गए होंगे, अखबार वगैरह जो है, जो प्रेस वगैरह से छपे हुए कागज वगैरह थे, पंपलेट वगैरह थे, वो पत्राचार का एक अहम माध्यम बने थे। और इन्हीं पत्राचार के माध्यमों ने देश में एक नव चेतना का जागृतिकरण किया, नव चेतना को जगाया, ठीक है। ऐसे करके हमारे देश में राष्ट्रवाद पनपा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि अखबार पत्रिकाएं सरकार की जब कोई नीतियां गलत होती हैं तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो जो है जनता में एक मैसेज जाता है, और जनता फिर संगठित होती है उस सरकार की उस मुद्दे को जो है, यानी उस मुद्दे से निपटने के लिए, सरकार को उस मुद्दे पे घेरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए से चौथा स्तंभ की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये बातें आप जानते हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके देश में तमाम आंदोलन और भी होते हैं, जैसे दलितों से रिलेटेड हैं, दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, अल्पसंख्यक महिलाओं या अल्पसंख्यकों महिलाओं की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है, ठीक है। यानी अब ये सब चीजें आपके देश में होती रहती हैं महिला सुरक्षा के नाम पर, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बलात्कार जैसे जो कृत्य हैं, जघन्य कृत्य हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब निर्भया वाला जो कांड था, निर्भया वाला जो केस हुआ था, क्योंकि निर्भया वाला तो केस एक हाईलाइट हुआ था, वो दिल्ली में था, लेकिन ऐसा नहीं है उसके बाद केस नहीं हुए। उसके बाद निर्भया से भी बहुत जघन्य केस हुए हैं देश में, लेकिन वही बात है, उन्हें वो जो है मीडिया कवरेज नहीं मिल पाया। निर्भया वाला कांड आपने देखा था कि भाई उसमें एक बहुत प्रबल जन आंदोलन बना था, उसके बाद कुछ कानूनों में संशोधन भी किया गया था। संशोधन करने का मतलब यही था कि भाई यहाँ पर अपराधी, अगर पहले ये कानून था कि अपराधी अगर नाबालिग है, ठीक है, और नाबालिग दायरे में अगर रहते हुए उसने कोई कृत्य किया है तो उसे नाबालिग प्रावधानों की तहत सजा दी जाएगी। लेकिन निर्भया कांड के बाद एक स्थिति क्लियर होगी कि अपराधी होता है, नाबालिग या बालिग में फर्क नहीं है। तो वहां पर सजा की उम्र थी वो घटाई गई, यानी नाबालिग को भी और बालिग माना गया, ठीक है। तो इस तरह का ये आप बदलाव आपने देखे होंगे। तो ये सब चीजें आपके समाज में चलती रहती हैं, और ये बदलाव हुए क्यों? एक प्रबल आंदोलन के फलस्वरूप हुए। आज भी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, आज भी काफी सारे संगठन आंदोलन कर रहे हैं इस चीज के लिए कि भाई बलात्कारियों को तत्काल फांसी दी जाए, तत्काल उन्हें गोली मारी जाए। हकीकत बात है, ये आप भी देखते होंगे समाज में, ठीक है। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो वाकई में इस तरह की जो अत्याचार हैं, इस तरह के जघन्य अपराध रुकेंगे भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगली बात कही गई है कि अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है,
तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। हकीकत बात है। यानी कि अगर लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, लोग खुद सरकार को एडवाइस करते हैं, सरकार को पल पल पर सरकार का सहयोग भी करते हैं, उसे गाइड भी करते हैं और खुद एक्टिव रूप से यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो यकीन मानिए लोकतंत्र हमारा सार्थक हो जाता है। वहीं आपका भारत का एक धड़ा ये कहता है भाई हमें क्या मतलब, हम तो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप देखेंगे लोकतंत्र का मतलब ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप देखते होंगे, आपने सर्वे वगैरह भी देखी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि भाई हमारे यहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग है यानी पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो वोट डालने नहीं जाता है, यानी वो 50% से ज़्यादा जो पढ़ा लिखा वर्ग है वोट डालने नहीं जाता है। हमारा ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पढ़े लिखे वर्ग को लगता है भाई हम तो कमा रहे हैं, हमें क्या टेंशन है। तो ये इनके अंदर जो गलत धारणा है, ये वाली जो धारणा है वोट न डालने की धारणा है, इसी की वजह से गलत कैंडिडेट चुनकर आते हैं। यकीन मानिए हमारे देश में अगर 99% भी अगर यहाँ पर लोग यानी मतदान होने लगे ना, तो हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आप देख नहीं रहे होंगे, जो भ्रष्ट कैंडिडेट पहुंच जाते हैं वो कैंडिडेट पहुंचना बंद हो जाएंगे। और रीजन वही है कि अपने यहाँ जो अच्छे लोग हैं वो करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं अरे क्या होगा, हमारे करने से क्या होगा, हम एक आदमी ये सोच लेते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी अगर संगठन बनाए तो यकीन मानिए हम किसी को भी पलट सकते हैं, कोई भी सरकार का तख्ता हम पलट सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है, संगठित नहीं हो पाते हैं हम, ठीक है। यानी हम यहाँ पर तमाम जातियों में, धर्मों में, मजहबों में, ठीक है, पंथों में अपने आप को बांट लेते हैं और उसी को बांटने की वजह से तमाम जो नेता वगैरह होते हैं, पार्टीगण वगैरह होते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। ये तमाम तरह की आप देखते होंगे कि योजनाओं से आपको भ्रमित करते हैं, तमाम तरह की योजनाएं वगैरह जो होती हैं उनसे आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वो इसी वजह से करती हैं क्योंकि आप तमाम पंथों में, जातियों में, मजहबों में बटे हुए हैं, ठीक है। अगर संगठित होते तो यकीन मानिए आप प्रबल रूप से पूछ सकते थे कि भाई आपने क्या किया, रोजगार क्यों नहीं है देश में, ठीक है, महंगाई चरम पर क्यों है, ऐसे करके मतलब आप सब मुद्दे पूछ सकते थे। लेकिन आप क्या है कि आप केवल पर्सनल इंटेंशन देखते हैं, ये एक सबका ही है, यानी कि इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि हम भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, हम भी यहाँ पर नागरिक ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। यानी कि जब कोई बात आती है तो हम भी वही कि जाति मजहब इन सब में फंस जाते हैं और राष्ट्र हित की बात नहीं कह पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब से हमें ऊपर उठना होगा, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, चौथा पॉइंट है आप, ठीक है, ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लोकतंत्र का अगला पॉइंट आप डालेंगे, थर्ड हेडिंग आपकी है विवादों का समाधान, ठीक है। आपको पता होगा सरकार का एक दायित्व ये है कि भाई सरकार जो है सभी प्रकार के जो विवाद होती है उनके समाधान का प्रयास करती है। और मान लीजिए सरकार इन विवादों का, इन विरोधों का समाधान नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने न्यायपालिका के दरवाजे भी खुले हुए हैं, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पर कही गई, विवादों का समाधान, ठीक है। और देखिए विवादों के समाधान में आपको पता होगा कि कई बार हिंसा भी होती है, जैसे राम मंदिर वाला विवाद था, ठीक है। राम मंदिर वाला विवाद नहीं सॉल्व आउट हो पाया तो आपने देखा था कि भाई 1990 के दौरान किस तरह से दंगे घटित हुए, ठीक है। 1990 के दशक में एक बहुत भयंकर लेवल पर दंगे हुए थे उत्तर भारत में, ठीक है, जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। तो इस तरह की घटनाएं भी घटित होती हैं। 2002 के गोधरा कांड हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे दंगे फसाद हैं जो कि आपके देश में हुए हैं। तो अगर सरकार यानी लोकतंत्र मजबूत नहीं है, सरकार मजबूत नहीं है और सरकार इन समाधानों यानी इन विवादों को निपटाने में असक्षम है, तो यकीन मानिए ये विवाद जो है कहीं ना कहीं हिंसा का रूप ले लेते हैं। और हिंसा के रूप लेने के बाद आप जानते हैं एक अच्छी खासी जो है जान माल की हानि होती है, ठीक है। ये बात अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है, एक बात लिखी गई है कि विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग होता है। ऐसा क्यों होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। यानी कि मान लीजिए एक समूह किसका है, एक समूह है विपक्ष का जो कि अपोजिशन में है और ये प्रबल विरोध कर रहा है। सामने क्या है भाई, पुलिस प्रशासन है, यानी गवर्नमेंट खड़ी है, एक तरह से मान सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट खड़ी है सामने, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है भाई आप वापस चले जाओ, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अब ये भी समूह पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर क्या होता है, यानी क्लैश होता है। क्लैश की स्थिति में क्या है, फिर लाठी चार्ज, गोली चार्ज, आंसू गैस के गोले, ये सब देखते होंगे, यानी हिंसात्मक रूप ले लेता है कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी अब विवादों का निपटारा नहीं हो पाता है तो सरकार कहती है आप पीछे हट जाओ, हम जो न्यायालय का डिसीजन होगा हम सबको मान लेंगे। लेकिन आप उस चीज़ को आप नजरअंदाज जब कर देते हैं, आप एकदम अधीर हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हमें तो अभी तत्काल में ये चीज़ करवानी है। जब आपको पता है कि हमारे देश में कोई भी विवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है उसे या तो सरकार निपटाती है और सरकार निपटाने में सक्षम है तो उसे न्यायालय निपटाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निपटाता है, ठीक है। अब आप इन दोनों स्थितियों पर भी राजी नहीं होते, आप कहते हैं नहीं हम तो अपनी मर्जी से अभी के अभी हो जाए निपटारा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हिंसा होती है, यानी दूसरा समूह जो है, सरकार जो है आपको जो है पीछे खदेड़ने की कोशिश करती है और ऐसे में हिंसा व्याप्त होती है। तो वो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है, विवादों के समाधान के बारे में।
अब देखिए यहाँ पर विवाद क्यों उभरता है, विवाद उभरने के रीजन बताए हैं कि जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तब विवाद जो है यहाँ पे उपजते हैं। हकीकत बात है। विवाद उपजने की रीजन ये है कि आज आप देखते होंगे कि फलाना आंदोलन हो रहा है, फलाना आंदोलन हो रहा है, कि फलाने ने कहा कि भाई हमारे जात विशेष के साथ ऐसा अन्याय हुआ है, हम सड़कों पर आ गए, ठीक है, हमारे जात विशेष को ये नहीं मिल रहा है तो हम सड़कों पर आ गए, ठीक है, फलाने धर्म के ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी तो लोग सड़कों पर आ गए। तो अब यही तो विवाद का कारण है, ठीक है। यानी विवाद का कारण क्या है, यानी कभी कभी जनता जो जनार्दन जो होती है वो अपने आप को सरकार से भी ऊपर समझ लेती है, ठीक है। यानी कभी कभी क्या होता है, देश में स्थिति अब ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जनता जनार्दन जो है वो ये समझ लेती है भाई लोकतंत्र में जो सरकार हमने बैठाई है हम उससे भी ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन लोकतंत्र में जो आपने सरकार बनाई है उसमें भी उसके कुछ नियम कायदे हैं, नियम कानून है, यानी विवादों का निपटारा होगा यहाँ पर, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में, आपके मैनर में नहीं, आंदोलन करके, जुलूस निकाल के, हड़ताल करवा के, दंगे फसाद करवा के बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, ठीक है। और ये लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, यानी ये लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। यानी कि एक धड़ा तो ये है कि भाई एक तरफ तो ये है कि भाई ये लोग हिंसा की भावना अपना रहे हैं, हिंसा की भावना अपनाने से क्या होता है, जान माल की हानि होती है और लोगों के अंदर की भय की भावना व्याप्त होती है। जैसे आपने हाल फिलहाल में दिल्ली के दंगे देखे थे, ठीक है, तो ऐसे दंगे होते रहते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई इन विवादों का समाधान करे, यानी सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। अब सरकार इन विवादों का समाधान करने के लिए जो प्राथमिक लेवल पर समाधान करती है वो पुलिस करती है। सरकार की तरफ से जो निपटारा करने वाली संस्था है वो पुलिस है, ठीक है, वो बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है धार्मिक जुलूस, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही दिन आपके मुस्लिमों का त्यौहार होता है और एक ही दिन हिंदुओं का त्यौहार होता है। तो ऐसे में क्या होता है, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती होती है, कोई विवाद ना हो, कोई टकराव ना हो। फिर ऐसे में क्या करते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को, प्रबुद्ध लोग हैं, उन्हें बैठाया, हिंदू समुदाय कुछ प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, उन्हें समझाया कि भाई आपका जुलूस का टाइमिंग है उसे थोड़ा आगे कर लीजिए, इनके जुलूस का टाइमिंग है थोड़ा पीछे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके सहमति बन जाती है अब दोनों में, तो कोई विवाद नहीं होता है। और मान लीजिए दोनों ही समूह अगर कहेंगे नहीं हम भी 7 बजे अपना जुलूस निकालेंगे, शाम के 7 बजे, और ये भी शाम के 7 बजे अपना जुलूस निकालेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में पुलिस को निर्णय करना होता है भाई रूट डाइवर्ट करो, यानी रोड जो है वो डाइवर्ट करो। रोड डाइवर्ट हो जाएंगे तो रूट डाइवर्ट हो जाएंगे तो मतलब क्या होगा, यानी मान लीजिए एक जुलूस चल रहा है नगर के उत्तर में, दूसरा जुलूस चल रहा है नगर के दक्षिण में, यानी एक इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, तो क्लैश होगा ही नहीं। अब मान लीजिए सेम आमने सामने आ रहे हैं, यानी इस तरह से आमने सामने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली टकराव होना ही होना है, ठीक है। तो ये सब विवाद जो है वो सरकार नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन वहां का जो होता है वो निर्णय लेता है कि भाई पहली बात तो ना प्यार से समझाते हैं, ठीक है, यानी प्यार से समझाते हैं भाई कि हाँ भाई आप लोग अपना रास्ता अपने आप निकाल लीजिए, बीच का रास्ता अपने आप निकाल लीजिए, ताकि कोई जो दिक्कत ना हो, ताकि कोई जान माल की हानि ना हो। और अक्सर आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि जब विवादों का समाधान में अगर लोगों को समझाया जाए, लोग समझते नहीं, समझ जाते हैं। काफ़ी जगह आपने देखा होगा, मिला होगा, काफ़ी ऐसे भारत देश में बहुत सारे नगर ऐसे हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि मंदिर मस्जिद एक जगह ही विद्यमान है, ठीक है, बहुत सारी संस्था एक जगह विद्यमान है, ठीक है। तो ऐसे में विवाद वगैरह वहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली बात सरकार, ठीक है, यानी कि जो पुलिस की जिम्मेदारी ये होती है, सेकेंड पॉइंट, पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो और हिंसा न भड़के। यानी सरकार की तरफ से जिम्मेदारी प्राथमिक स्तर पर किसकी होती है, पुलिस प्रशासन की होती है। और मान लीजिए पुलिस जो कभी असफल हो जाती है तो अर्धसैनिक बल या फिर सशस्त्र बल लगाए जाते हैं, ठीक है, या फिर उनसे भी स्थिति कंट्रोल नहीं होती तो इंडियन आर्मी को भेजा जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने प्रावधान पढ़ चुके हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत वाली बुक में, और यहाँ पर भी मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ पर सब आपातकालीन प्रावधानों के बारे में इस एनसीईआरटी पॉलिटी में भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। सबसे प्राथमिक लेवल पुलिस इसे हैंडल करती है, पुलिस प्रशासन हैंडल करता है। ये तो कुछ थे आपके, यानी कि आपके जुलूस वगैरह, दंगे फसाद से जुड़े विवाद। कुछ विवाद राज्यों के मध्य भी होते हैं। राज्यों के मध्य विवाद होने वाले कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे नदियाँ। आपको पता होगा नदियाँ जो है प्रकृति की देन है, और नदियाँ ऐसा नहीं है कि भाई किसी राज्य विशेष से होकर गुजर रही हो, क्योंकि नदियाँ स्वतंत्र रूप से बह रही हैं, प्रकृति की देन है। अब नदियों को थोड़ी ना पता है कि भाई आपने अपना जो राज्यों का विभाजन अपने हिसाब से कर लिया है, नदियाँ तो अपने हिसाब से बह रही हैं और आपने विभाजन कर लिया अपने हिसाब से। तो ऐसे में क्या है भाई
जल की समस्या उत्पन्न होती है कि भाई जल बंटवारा कैसे हो। अब यहाँ से सोर्स, यहाँ से नदी निकल रही है, वो वाला राज्य चाहता है कि हम ज़्यादा जल रखेंगे। अब नीचे तक पहुँचते पहुँचते निचले स्थल वाला राज्य चाहता है हमें जल ज़्यादा दो, यानी हमें अपने यहाँ की जनता की जरूरतें पूरी करनी है। तो ऐसे में राज्यों के मध्य टकराव होता है। अब देखिए राज्यों के मध्य जब टकराव होता है तो ऐसा नहीं है राज्य सड़कों पर उतरते हैं, राज्य उसका एक सिस्टमेटिक वे में समाधान निकालते हैं। राज्य क्या करते हैं, पहले अपने स्तर से बातचीत करते हैं, भाई कि आप इतने क्यूसेक पानी इस्तेमाल कर लीजिए, हमें इतने क्यूसेक पानी दे दीजिए, या फिर आप इस सीजन में इस्तेमाल कर लीजिए, हमें इस सीजन में इसका पानी इस्तेमाल कर लेने दीजिए, तो हमारा विवाद निस्तारित हो जाए। अब ये विवाद अगर उनके स्तर पर निस्तारित नहीं होता है तो केंद्र सरकार के पास जाती है, और केंद्र सरकार भी नहीं निपटा पाती है तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो अवमानना कर ही नहीं सकते कोई, ठीक है। तो फिर ये स्थिति निकलती है। तो ऐसा ही एक विवाद आपको पता होगा, कावेरी जल विवाद है, ठीक है। तो कावेरी जल विवाद के बारे में आपने सुना होगा। तो पहले तो आप यहाँ पर हमने क्या कितने पॉइंट लिख लिए थे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लिया था, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अब आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट कि कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं, और जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी के बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद। अब देखिए इसी में कुछ लाइनें लिखेंगे, इसी में लाइनें लिखना इसलिए जरूरी है, ठीक है, चूंकि इन लाइनों के जरिए आपका जो है ये बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें सेकंड सब पॉइंट यानी कि यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। ये कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी जो है, ठीक है, भरे हुए पानी से बंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु के मेंटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य की डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई होती है, ये लिख लेना आप इसमें। यानी कि यहाँ पर दो बांध बने हैं, यानी कर्नाटक यहाँ से इसका उद्गम होता है नदी का, तो वहां पर एक कृष्णा राज सागर बांध बना है, ठीक है। इससे वहां पे सिंचाई का कार्य हो रहा है। इसके अलावा वहां पर बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु शहर में ये बांध जो पानी सप्लाई करता है, ठीक है। दूसरी बात है यानी कि इस तरह से नदी आ रही है, उद्गम पे कर्नाटक यहाँ पड़ रहा है, पहले कर्नाटक ने बांध एक यहाँ बना दिया, ठीक है। अब नीचे आते आते तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तमिलनाडु का बांध यहाँ है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई पानी आपने जब यहीं रोक लिया है तो पानी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, पानी की मात्रा यहाँ कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्थिति यहाँ पर है, कर्नाटक वालों ने पानी पहले रोक लिया बांध बनाकर, अब यहाँ पर तमिलनाडु वाले कह रहे हैं भाई हमें भी जरूरत है नदी की, आपने पानी क्यों रोक लिया, हमें तो पानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो हैं दोनों चीजें ये पूछी जाती हैं किस किस की वजह से। कर्नाटक पर कृष्णा राज सागर बांध बना है कर्नाटक में, ठीक है, कावेरी पर, और जहां जिससे बंगलुरु की सप्लाई पूरी हो रही है। तमिलनाडु पर ये वाला बना है, ठीक है। तो इसमें थर्ड पॉइंट वही कहा गया है, कर्नाटक का थर्ड सब पॉइंट जो कृष्णा राज सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर, और तमिलनाडु का मेट्टूरू बांध निचले छोर पर है, ठीक है। यानी मेट्टूरू बांध में पानी तभी आता है जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाता है। तो इसके लिए दोनों में क्या होता है, अक्सर संघर्ष होता रहता है। और संघर्ष की स्थिति में क्या होता है भाई कि मामला कोर्ट के कचहरी में पहुंच जाता है, और अक्सर सुप्रीम कोर्ट वगैरह ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए गए हैं विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन उनका विवाद सुलझता नहीं है क्योंकि दोनों ही राज्य जो है अपने आदत से मजबूर हैं। मजबूर होने का मतलब ये है कि भाई राज्य सरकारें अपनी हट धर्मिता पर कायम है, राज्य सरकारें मानी नहीं रही है, राज्य सरकार अपने हटी प्रवृत्ति पर कायम है। तो इस वजह से यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये लिख लेना पॉइंट इसमें थर्ड सब पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा समानता और न्याय। अब देखिए आप सभी को पता है हमारे समानता और न्याय के बारे में, आपके संविधान में, आपके मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनमें आपका आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी समान है, अमीर गरीब राजा रंक, ठीक है। या फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी मजहब का है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है कि आपके धर्म जाति लिंग वंश, ठीक है, नस्ल के आधार पर विभेद से प्रतिषेध, ठीक है, यानी इस आधार पर आपसे कोई विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन के अवसरों में समानता की बात कही गई है, ठीक है। तो समानता न्याय के सिद्धांत यही हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि आपके देश में जो सदियों से व्याप्त अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता थी, उसको एंड करने के लिए हमने संविधान का आर्टिकल कौन सा बनाया, आर्टिकल 17 बनाया है, यानी छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, ठीक है। यानी अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है किसी व्यक्ति के साथ तो इस आर्टिकल 17 के तहत उस पर जो है कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। तो समानता न्याय के लिए जो है संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको लागू करवाने का कार्य किसका है, सरकार का है, सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 14, 15, 16 और ये जितने भी जो संविधान में प्रदत्त आर्टिकल हैं जो आपके मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं, समानता न्याय को प्रदर्शित करते हैं, तो वो सभी उन सभी पर आपकी पहुंच हो, ठीक है। सरकार उनसे आप सभी को अवेयर करवाए और सरकार सरकार उन सभी से आपको संरक्षित रखे उन आर्टिकलों को, ठीक है। जैसे यहाँ पर वही बात कही गई है
कि न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ये कि न्याय और समानता कभी भी किसी दूसरे से अलग नहीं की जा सकती है। न्याय सबका अधिकार है, समानता सबका अधिकार है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति है और वो कोर्ट जो है अमीर व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो कोर्ट को अपने मुंह पे रुख में कर लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर अमीर ने अगर अपराध किया है तो वो भी सजा भोगेगा, बच नहीं सकता है। यानी ये आपके को यानी कि संविधान का यहाँ पर यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, इन्होंने अस्पृश्यता के बारे में झेला था और आप पूर्ववर्ती अध्याय में पढ़कर भी आए इनके बारे में, ठीक है। किस तरह से इन्होंने इस लंबा संघर्ष चलाया था और इन्होंने कुछ प्रयास भी किए थे। इनके प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ पर आपके समानता के सिद्धांत, न्याय और समानता के सिद्धांत देश में व्याप्त हो पाए। तो वही बात कही गई है, यानी अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है आर्टिकल 70 के तहत, ठीक है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। इसके लिए आर्टिकल 14 आपको पता होगा, 14, 15, ठीक है, 16 बनाए गए हैं। 14 में आपका विधि के समक्ष, 15 में जो आपका लिंग भेद, ठीक है, भाषा या फिर जो है यानी धर्म के आधार पर कोई विभेद करता है तो उससे प्रतिषेध है। 16 में लोक नियोजन के अवसरों में समानता है। तो ये सब चीज़ें आगे अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए अभी लिखने से फायदा नहीं है, ठीक है, अभी लिखने से फायदा नहीं है। आप आगे अध्याय आएंगे वहां पर लिखेंगे आर्टिकल, ठीक है। इतने अधीर ना हो, क्योंकि आपको एक वास्ट वे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यानी बहुत बड़े वे में लक्ष्मीकांत वाली बुक पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर तो आप लोगों की डिमांड ये थी कि सर टाइम बचता है तो थोड़ा आप हमें ये भी पढ़ा दीजिए, तो इसलिए मैंने पढ़ाया यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आप ये तो बात होगी समाज में समानता की। इसके अलावा समानता के बारे में आप जानते होंगे एक अलग भी एक रवैया निकल के आता है कि सरकार ने बहुत सारे प्रावधान बना दिए, कानूनी प्रावधान बना दिए समानता व्याप्त करवाने के लिए। लेकिन आपको एक पता होगा, जब मैंने पूर्ववर्ती अध्याय पढ़ा था जहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर का मैंने जिक्र किया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था चैप्टर 2 में कि देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक कथन है, यानी भीमराव अम्बेडकर जी का एक कथन है कि भाई जो कानून आपको कोई भी स्वतंत्रता जो भी देता है वो तब तक बेकार है जब तक समाज उसको जो है मान्यता ना दे दे, इस जब तक समाज जो उसे एक्सेप्ट ना कर ले। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल भी मैंने दिया था वहाँ पर, क्या एग्जाम्पल है कि लड़कियाँ जो है 18 साल के बाद अपना डिसीजन लेने में समर्थ हैं कानूनी रूप से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लड़कियाँ हमारे डिसीजन ले लेती हैं, अपनी मर्जी से कहीं शादी कर लेती हैं, अपनी मर्जी से कहीं मर्जी चलाती हैं, तो क्या होता है उनकी हत्या कर दी जाती है, ऑनर किलिंग कर दी जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कानूनी रूप से तो उन्हें समानता दे दी गई है, लेकिन फिर भी समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। रूढ़िबद्ध धारणाएं उनमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे समाज में है, हमारे समाज में ये देखा गया है कि आम यह प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल ज़्यादा करते हैं और लड़कियों की कम करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि लड़कियां बोझ की तरह हैं, लड़कियां रहेंगी तो भाई जब बड़ी होंगी शादी ब्याह करना पड़ेगा, शादी ब्याह के टाइम में दहेज देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो ऐसे करके लोग जो है लड़कियों की उपेक्षा करते हैं। तो सरकार का दायित्व ये बनता है कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है लड़कियों के लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें उनके लिए विशेष प्रावधान दिलवाए, जैसे शिक्षा में छूट हो उनके लिए, ठीक है, सरकारी नौकरियों वगैरह में छूट वगैरह हो, उनकी फीस वगैरह खत्म हो, ताकि लड़कियां वगैरह भी अपने आप आगे बढ़कर आ पाएं, ठीक है। यानी बहुत सारे प्रावधान तो कानूनी हैं। इसके अलावा सरकारों को कुछ बहुत सारे प्रावधान जो सामाजिक समानता लाने के लिए अपने स्तर पर चलाने पड़ते हैं, बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। तो वो बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। अब देखिए ये था आपका चैप्टर, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसे केवल पॉइंट के रूप में लिख लेना, चौथा पॉइंट के रूप में, क्योंकि समानता और न्याय यानी कि अगर आप डिस्क्राइब करने पर आ जाएंगे, लिखने पर आ जाएंगे, यकीन मानिए समानता न्याय में आप कम से कम 1000 तो बहुत कम बात है, आप कम से 5000 पेज 5000 वर्ड लिख सकते हैं, पेज की बात कर रहा हूँ, 5000 वर्ड आराम से लिख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति लिख सकता है जिसने आर्टिकल्स का गहनता से अध्ययन किया है, लिख सकता है, यानी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो मैंने इस किताब में जो तत्व थे वो आपके सामने रखे, वो बताए, ठीक है। आई होप आप सभी को ये किताब अत्यधिक पसंद आ रही होगी और जो पढ़ाने का मेथड है वो भी पसंद आ रहा होगा। देखिए आप याद रखिए, पॉलिटी हो या कोई सब्जेक्ट हो, मैं पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाता हूँ। मैं कभी भी ये विभेद मैंने नहीं किया है कि भाई मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा चुका हूँ अब मुझे यहाँ पर टाइम पास करना है, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं रही है। जो भी पढ़ाओ सब्जेक्ट पूरे मन से पढ़ाओ, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा देखिए मैं आपको बात बता दूं, कुछ और सब्जेक्ट हमारे पैरेलल में चल रहे थे, पैरेलल में चलने वाले सब्जेक्ट थोड़े बहुत डिले हो रहे हैं। डिले होने का रीज़न ये है कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा 1-2 दिन से सही नहीं है। स्वास्थ्य मेरा जैसे सही होगा मैं पूरी द्रुत गति के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। इसके अलावा देखिए आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से तमाम नए अभ्यर्थी वो जुड़ नहीं पाते हैं। कम से कम आप लोग ये तो कर लीजिए, यानी इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं, यानी इतना तो मेरे लिए डेडिकेशन दिखा सकते हैं
सकती हैं कि प्रत्येक दिन यानी जब जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगे पॉलिटी वाली, इसे 5 लोगों तक भेजेंगे। ठीक है, इतना तो मेरे लिए कर सकती हैं कि आप जब जब ये वीडियो देखेंगे पॉलिटी वाली, जो भी लेक्चर आएगा उसे 5 लोगों को सेंड करना ही करना है। ठीक है, और उनसे बोलना है कि आपको भी 5-5 लोगों को सेंड करें। तो देखते हैं कितनी जल्दी हमारा चैनल ग्रो करता है। इसके अलावा वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और लोग भी लाभान्वित होंगे, अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा। तो ये काम तभी होगा जब आप भी मेरी तरह, यानी जैसे मैं आपको कंटिन्यूटी में लेक्चर ला के दे रहा हूं, तो वैसे ही आपको भी मेरे लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। तभी हम दोनों लोग मिलकर सहभागिता करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।